Assalamu alaikum students. Welcome to IT Students Training C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 50 है। स्टूडेंट ये इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में हम जितना भी इस कोर्स में जितने टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सब टॉपिक्स को समराइज करेंगे। We have covered following topics in this course of C++ Programming Intermediate Level Course CS201। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था फंक्शन से। फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन क्या होता है। हमने देखा था कि फंक्शन जो है वो एक सेपरेट पीस ऑफ कोड होता है जो कुछ आर्गुमेंट लेता है और फिर अपनी बॉडी में प्रोसेस करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन रिटर्न वैल्यू करता भी है और ये रिटर्न नहीं भी करता, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे। फिर हमने सिंटैक्स देखा था फंक्शन का कि फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन की जो रिटर्न डेटा टाइप है वो, उसके बाद फंक्शन का नाम और फिर पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन के आर्गुमेंट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की बॉडी होती है। फिर हमने देखा था कि फंक्शन की कैटेगरीज क्या है। हमने देखा था कि फंक्शन दो तरह के कैटेगराइज किए जा सकते हैं। एक वो फंक्शन के जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और सेकंड वो फंक्शन के जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। फिर हमने फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म देखा था। हमने इसमें देखा था कि फंक्शन की कॉलिंग मैकेनिज्म दो है, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। फिर फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा कि फंक्शन को जब डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है तो इसमें हमने तीन वे देखे थे कि फंक्शन को डिक्लेयर करें मेन फंक्शन से पहले और इसको डिफाइन करें मेन फंक्शन के बाद। और सेकंड ये था कि फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन दोनों मेन फंक्शन से पहले कर दें। और थर्ड ये था कि फंक्शन को एक सेपरेट हेडर फाइल में लिखें और उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के टॉप पे इंक्लूड कर लें। तो ये तीन तरीके हमने देखे थे। हेडर फाइल, तो हेडर फाइल हमने देखा था कि हेडर फाइल क्या होती है, टॉप पे हम कैसे उसको इंक्लूड करते हैं, टू इंक्लूड हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम। हेडर फाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी हमने देखा था कि एक सेपरेट फाइल होती है, हमारा जो कोड है वो मॉड्यूल वाइज हो जाता है, मतलब ज्यादा मैनेज करना आसान हो जाता है कि हम अपने कुछ फंक्शंस को, कुछ वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को हम एक अलग हेडर फाइल में रख लेते हैं और उस फाइल को इंक्लूड करके हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट, तो हमने देखा डिस्कस किया था कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है कि जो चेंज नहीं हो सकती। ये वेरिएबल के मतलब वेरिएबल जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है। कांस्टेंट उसके इन कॉन्ट्रेरी है कि ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको कैसे डिफाइन और यूज किया जाता है ये हमने डिस्कस किया था और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर के कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या जो अरेज या जितने भी हम ये सब आइडेंटिफायर हैं इनको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इनका क्या स्कोप है, मीन कि कहाँ तक ये विजिबल हो सकते हैं, कहाँ तक एक्सेस किए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर के क्या मतलब है। कोड ब्लॉक क्या होता है, हमने देखा कि करली ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा जाता है वो उसको कोड ब्लॉक कहते हैं। फिर स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर तीन तरह के हैं। हमने देखा था कि एक ब्लॉक स्कोप है, उसके बाद एक जो सेकंड स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है और जो थर्ड है वो ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ब्लॉक स्कोप है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ऐसा वेरिएबल जो करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसको सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। सेकंड था फंक्शन लेवल जो स्कोप है, उसमें यह था कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको उस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। और थर्ड वन था कि आप किसी फंक्शन, किसी वेरिएबल को मेन से पहले एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो उसमें ये होता है कि उसको किसी भी फंक्शन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं।
तो फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म हमने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू में हम किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसको जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो बाय वैल्यू पैरामीटर पास किए जाते हैं। बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम उस जो भी हम वेरिएबल या अरे पास कर रहे हैं एक्चुअली उसका उसकी एक कॉपी हम पास करते हैं फंक्शन को, जबकि जो एक्चुअल वेरिएबल है वो हम अपने पास रखते हैं। सेकंड कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि हम जो भी वेरिएबल या अरे या जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो पास करते हैं फंक्शन को। तो वो हम मतलब इसमें हम एक्चुअल जो वैल्यू है वो पास कर रहे हैं, उसमें जो चेंजिंग होगी वो एक्चुअल वैल्यू में चेंज होगी। फिर हमने रिकर्सिव फंक्शन को देखा था कि रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो कि एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को फिर कॉल कर लिया जाए। और ये जब रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है और फिर उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो ये रिकर्जन होती रहती है। इसमें हमने देखा कि रिकर्जन और इटरेशन में क्या फर्क है। इटरेशन जो है वो लूप के अंदर होती है। जब हम लूप रन करते हैं कोई भी, तो लूप जितनी बार अगर लूप 10 टाइम रन हुई है तो इट मीन्स कि उसमें 10 इटरेशन हुई है। जबकि रिकर्जन ये होता है कि किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाए और कितनी बार कॉल किया जाए, ये रिकर्जन होती है। रिकर्सिव फंक्शन जो है वो सी सी प्लस प्लस में कम यूज होते हैं। फिर हमने अरे देखा कि अरे क्या होता है। हमने देखा कि अरे एक जो सिमिलर डेटा टाइप है, आइडेंटिकल डेटा टाइप है, उसके डिफरेंट वेरिएबल्स को ग्रुप करने का नाम है। हमने देखा कि लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट की एज हमने सेव करनी थी, तो उसके लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय हमने एक अरे 10 इंटीजर्स की जो है वो यूज की। इसको डिक्लेयर और डिफाइन इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो हमने देखा। अरे को कॉपी किया जाता है एक अरे को दूसरे अरे में, ये हमने प्रोग्राम लिखे। हमने देखा कि इंट फ्लोट डबल शॉर्ट अरे जो है वो कैसे डिक्लेयर डिफाइन की जाती है और कैसे यूज की जाती है। हमने करेक्टर अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखी। फिर हमने अरे दो अरे को कंपैरिजन करना देखा कि दो अरे को कंपेयर करके ये कंक्लूड किया जाए कि क्या अरे इक्वल है या इक्वल नहीं है। फिर अरे सॉर्टिंग का हमने देखा कि अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट किया जाता है। फिर अरे सर्चिंग की कोई एक वैल्यू है उसको किसी अरे में से सर्च करना है तो वो सर्चिंग कैसे की जाती है, उसके क्या कितने तरीके हैं। और फिर फंक्शन और अरेज का क्या रिलेशनशिप है, ये हमने लास्ट पे डिस्कस किया था। और फिर मल्टी डायमेंशनल अरे जो कि बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसका भी हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया था। नेक्स्ट हम पॉइंटर पे पहुंच गए थे। हमने पॉइंटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट था, हमने देखा कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव किया जाता है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये हमने देखा कि पॉइंटर का यूजेज क्या है। पॉइंटर बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो कॉल बाय रेफरेंस में यूज होता है। और पॉइंटर और अरे का क्या रिलेशनशिप है ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने देखा कि अरे का जो नाम होता है वो भी एक पॉइंटर होता है, लेकिन वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, जबकि दूसरा ये पॉइंटर जो है ये वेरिएबल पॉइंटर है। कांस्टेंट पॉइंटर और वेरिएबल पॉइंटर में हमने डिफरेंस भी देखा कि कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस एक बार सेव हो जाए वही सेव रहता है, हम कोई दूसरा सेव नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल पॉइंटर में हम कोई भी एड्रेस सेव कर सकते हैं। फिर हमने पॉइंटर टू पॉइंटर देखा था कि हम किसी वैल्यू कोई भी एक वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर में सेव करते हैं और फिर उस पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में सेव करते हैं, तो इसको पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। फिर हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पे पहुंच गए। हमने देखा कि जो मेन फंक्शन है, जब भी कोई सी का प्रोग्राम सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट लेता है। तो हम चूंकि मेन भी एक फंक्शन है तो मेन फंक्शन को भी हम कोई आर्गुमेंट भेज सकते हैं जिनको कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। वो हमने देखा कि किस तरीके से भेजे जाते हैं और किस तरीके से उनको व्यू या उनको डिस्प्ले कराया जा सकता है। फिर हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है उसमें पहुंच गए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के रिलेटेड हमने कुछ हेडर फाइल्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। सबसे पहले करैक्टर हैंडलिंग फंक्शंस को हमने जितने भी ये करैक्टर हैंडलिंग के पॉपुलर फंक्शंस थे इनको अपने डेफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया और इसके लिए हेडर फाइल हमने यूज की थी सी सी टाइप, जो कि
सी प्लस प्लस में सी टाइप है और सी के लिए सी टाइप डॉट एच है। फिर हमने स्ट्रिंग कन्वर्शन फंक्शन जो हैं इन सबको जो है वो अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया और इसके लिए हेडर फाइल यूज की हमने सी एस टी डी लिब। और थर्ड हमने स्ट्रिंग फंक्शन थे जिनके लिए हेडर फाइल यूज की सी स्ट्रिंग। फिर हम फाइल हैंडलिंग पे पहुंच गए। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसमें हमने फाइल की को डिफाइन किया कि फाइल क्या होती है और फाइल की कितने टाइप्स हैं। हमने देखा कि टेक्स्ट फाइल होती है और एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। फिर हमने देखा कि एफ स्ट्रीम क्या होती है, आई एफ स्ट्रीम क्या होती है और ओ एफ स्ट्रीम क्या होती है, उनको कैसे यूज किया जाता है। जो आई एफ स्ट्रीम है ये इनपुट फाइल हैंडलिंग के लिए यूज होती है। हमने देखा कि इनपुट फाइल फाइल हैंडलिंग में आई एफ स्ट्रीम यूज करके हम किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करके उससे डेटा रीड कर सकते हैं। इसके हमने 5 स्टेप देखे थे। फिर आउटपुट फाइल हैंडलिंग में हमने देखा कि ओ एफ स्ट्रीम को यूज करके कैसे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और डेटा उसमें राइट कर सकते हैं। इसके भी हमने स्टेप को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखे। फिर हम पहुंच गए फाइल ओपनिंग मोड्स पे गए। फाइल को ओपन करने के कितने मोड्स हैं और हर मोड का जो है वो क्या उस मोड की क्या इंपॉर्टेंस है या उस मोड की क्या मीनिंग है। फिर हमने देखा कि वर्ड बाय वर्ड फाइल से कैसे रीड किया जाता है या कैसे राइट किया जाता है या करेक्टर बाय करेक्टर फाइल फाइल से कैसे रीड और राइट किया जाता है। फिर उसके बाद देखा कि हमने फाइल से कैसे लाइन बाय लाइन रीड और राइट करना है और उसके क्या फंक्शन है। और फिर लास्ट पे हमने देखा कि फाइल को सिक्वेंशली भी रीड और राइट किया जा सकता है और रैंडमली भी रीड और राइट किया जा सकता है। सिक्वेंशली मीन के फाइल को स्टार्ट से जो है स्टार्ट से रीड करना शुरू करें या स्टार्ट से राइट करना शुरू करें। रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है कि फाइल को किसी भी पॉइंट पे फाइल में हम राइट भी कर सकें और किसी भी पॉइंट से रीड भी कर सकें और इसके फंक्शन भी हमने यूज किए। फिर इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे पहुंच गए। हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत इसकी भी इम्पोर्टेंस है। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। हमने इसको डिफाइन किया। इसके बाद हमने देखा कि इसको कैसे इनिशियलाइज डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, इसका सिंटैक्स देखा हमने। फिर इसके बाद डेटा मेंबर डिस्कस किए कि स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इनको स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर कहते हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम डॉट ऑपरेटर के साथ स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि हम एरो ऑपरेटर के जरिए भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एरो ऑपरेटर हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के साथ यूज करते हैं। फिर हमने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो एक स्ट्रक्चर के मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करके एक अरे बनाई जा सकती है। फिर हम यूनियन पे पहुंचे। यूनियन को हमने डिस्कस किया और यूनियन को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का हमने तरीका सीखा। और हमने देखा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में सिर्फ एक डिफरेंस है जो उसके साइज का है, बाकी दोनों जो है वो सेम है। हमने देखा कि जो यूनियन है वो बहुत कम यूज होता है, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज होता है। यूनियन सुपर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर मेमोरी एलोकेशन पे हम पहुंच गए। हमने देखा कि मेमोरी जो है वो दो तरह से एलोकेट की जाती है। जितना हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि इंट फ्लोट शार्ट डबल अरेज ये जितने भी हमने यूज किए ये सारे स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते थे। तो स्टैटिक मेमोरी जो है वो हीप वो सॉरी स्टैक से एलोकेट होती थी। और स्टैटिक मेमोरी के हमने डिसएडवांटेजेस देखे कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं और उनको ओवरकम करने के लिए फिर हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो स्टार्ट की। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमने देखा कि ये मेमोरी जो है वो हीप से एलोकेट होती है और इस मेमोरी को जब चाहे हम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के एडवांटेजेस ये हमने देखे और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। हमने देखा कि कैलॉक और मेलॉक फंक्शन दोनों यूज होते हैं मेमोरी हीप से रिजर्व करने के लिए। फ्री फंक्शन यूज होता है मेमोरी रिलीज करने के लिए और री अलॉक यूज होता है एडिशनल मेमोरी लेने के लिए। और फिर हमने देखा कि जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है इसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो रेज हो सकते हैं।
लेकिन ये इसलिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रामर की कि वो मेमोरी जब रिजर्व करता है तो उसको रिलीज भी करे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा था कि मेमोरी लीक प्रॉब्लम हमने देखा कि कैसे ये अकर होता है और कैसे इसकी वजह से हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और पीसी हमारा हैंग हो जाता है और हमें पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ता है। फिर हमने जो सेकंड मोस्ट डेंजरस इशू था वो था डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम। हमने देखा कि कैसे एक पॉइंटर जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन सकता है और फिर उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और उसकी वजह से भी पीसी हैंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया। इस कोर्स में हमने कोशिश की कि जितने भी मेन मेन कॉन्सेप्ट थे उन सब को हम जो है वो स्पेशली डी डेव सी प्लस प्लस के अंदर कोड करें ताकि जो चीज जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जब तक उसको आप अप्लाई ना करें प्रैक्टिकली उस वक्त तक उस नॉलेज का एज सच इतना फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने हर मुमकान यही कोशिश की कि जितने भी कंसेप्ट थे इन सब को डेव सी प्लस प्लस में के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी हों। स्टूडेंट आप जितनी कोडिंग करेंगे आपके उतने कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होंगे। नो नो प्रॉब्लम अगर कोडिंग में आपके एरर्स आते हैं, एरर से ही सीखा जाता है, एरर से ही लर्निंग होती है। एरर्स आए आप उन एरर्स को रिमूव करें और फिर अपने प्रोग्राम्स में ट्रिक्स करें, टिप्स करें, ट्रिक्स करें, खेलें। तो इन चीज़ों से आपकी लर्निंग जो है वो होती रहेगी। तो स्टूडेंट ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो मेरा नेक्स्ट फोकस है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल। क्योंकि सी एस 201 में भी इसके बाद जितने भी सिलेबस है वो सारा सी प्लस प्लस के रिलेटेड है। सी इस यहाँ तक खत्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो सी एस 201 या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल कोर्स होगा जिसको हम इंशाल्लाह जो है वो जल्द ही जिसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट इजाजत चाहता हूँ यहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप मेरी एफर्ट जो स्पेशली मैं आपके लिए कर रहा हूँ मेरी एफर्ट को अगर आप कोई रिवार्ड देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको आगे शेयर करें। अगर पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन देखा करें क्योंकि डाउनलोड करते हैं तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए इसको जरूर ऑनलाइन लिसन किया करें। मेरी इससे इंकरेजमेंट होगी और मैं इस काम को कंटिन्यू रखूंगा। तो इसमें किसी किस्म की अगर कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने तमाम कोशिश की है कि ऑडियो वीडियो इश्यूज ना हो। तो स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नसर हो, आपको और मैदान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।